सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी हैं अंजना कश्यप, श्वेता सिंह और पुणी प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, आप भटक गए हैं या देश को भटका रहे हैं? आप मत भटकिए, सब कुछ ठीक रहेगा। न बाबा भटका है न देश भटका है। इस देश के ऊपर जो सत्तासीन लोग हैं वो कहीं अपने मकसद से भटक गए, नहीं तो इतना शक्तिशाली देश जिसमें बहुत सामर्थ्य है उसकी दुर्दशा ना होती। आप भटके नहीं हैं? मैंने 9 साल की उम्र से योग शुरू किया, आज तक योग करा रहा हूँ, कर्मयोग करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ और योग के साथ लोगों को राज्यों का भी पाठ पढ़ाता हूँ कि देश को सलामत रखिए। देश एक राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है और चारों तरफ देश में एक निराशा का वातावरण निर्मित हुआ है। ये सारी बातें आपने सबसे पहले कब कही थी दिल्ली में, आपको याद है? हाँ याद है, 27 फरवरी 2010 को। और पता है आपने वहां से क्या नारा लगाया था? हाँ तो नारा लगाया हमने, काले धन का मसला उठाया था। तो काले धन का मसले पर आज भी कायम हो, भ्रष्टाचार के मसले पर आज भी कायम हो और जिस व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसको परिणाम तक पहुंचाएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा काला धन किसका स्विस बैंक में है? ऐसा है, देखो स्विस बैंकों के खातों का अभी बिना पूरे तथ्यों के उसमें अधूरी बात कह देना शायद पूरी इंसाफी नहीं होगी। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा धन देश के बाहर गया। अभी स्विस बैंकों में तो कोई कहता है 5,000 करोड़ बचा है, कोई कहता है 10,000 करोड़ बचा है। 1 लाख करोड़ कितना होता है? 100 लाख करोड़ बाहर गया है और उसमें से स्विट्जरलैंड तो एक छोटा सा हिस्सा है। इस 70 से ज्यादा देशों में काला धन है और देश के अंदर बाहर गया वो तो 10% है, 90% देश के अंदर। 100 लाख करोड़ से ज्यादा बाहर, 900 लाख करोड़ पे 1,000 लाख करोड़ का प्रश्न है, मात्र स्विस बैंक के 2-4 खातेदारों का प्रश्न। चलिए ठीक है, उस पर और बात वो कैसे करेंगे, वापस आएगा इसके लिए रिजल्ट ओरिएंट स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसी के लिए मैंने इस बार एक शपथ पत्र बनाया। अभी चुनाव से पहले सबको खींचने वाला हूं। ये धोखा दे रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? ऐसा है, ये शपथ पत्र बनाते हैं आप, मोदी का गुणगान करते हैं आप, काले धन पे खामोशी बरतते हैं आप। नहीं, कभी नहीं फिर आप काले धन का फिर मुद्दा ही हमने उठाया, फिर आप भटक जाते हैं, परिणाम तक लेकर के जाएंगे। नहीं, ये शपथ पत्र पहला नहीं है आपका, हमारा इसलिए सवाल था। हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पूछिए आप, है ना? बिल्कुल, और इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, उस पर पहुंचेंगे, काले धन पर पहुंचेंगे। स्वामी रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव, पिता रामनिवास यादव, ग्राम अलीपुर, महेंद्रगढ़, हरियाणा। सन्यासी बने, योग सिखाया आपने। कलवा गुरुकुल में बहुत दिनों तक, अगर मैं सही हूं तो मुफ्त में भी लोगों को योग सिखाया। हरिद्वार पहुंच गए, हिमालय तक गए और फिर अंत में आपने योग को एक व्यवसाय बना दिया। आपने उसे जरिया बनाया सियासत में सत्ता तक, ताकत तक पहुंचने का। अच्छा, आप ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका अधिकार है, मैं उसका उत्तर देता हूं। जवाब ये है कि मैंने योग से 1-2 नहीं 12 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया है और पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों तक योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान का डंका बजाया है। जहाँ तक प्रश्न है निःशुल्क योग का, अभी भी मेरे 5 वर्षों से निःशुल्क शिविर चल रहे हैं। जब तक पतंजलि योगपीठ नहीं बना था, हमने पतंजलि योगपीठ के लिए लोगों से सहयोग लिया था। हमने 1 इंच जमीन किसी सरकार से नहीं ली, 1 रुपया कोई सरकार से नहीं लिया। यदि देश के लोगों की ताकत पर हमने योग, आयुर्वेद और ऋषियों के ज्ञान को यदि देश और दुनिया में प्रतिष्ठापित किया तो यह शर्म की नहीं, यह गर्व की बात है। आप जिससे दान लेते हैं उसको बदले में कुछ देते हैं। मैं बताती हूँ, स्कॉटलैंड जो द्वीप है आपका, ठीक है, वो आपको दिया मिस्टर सैम एंड सुनीता पोद्दार ने। सवाल सुन लीजिए, ठीक है, आप सवाल सुन लीजिए। सैम और सुनीता पोद्दार ने आपको वो द्वीप दिया, $2 मिलियन, अगर उसकी कीमत सही है तो। लेकिन उन्हीं दोनों को आपने यूके में यानी इंग्लैंड में एक ब्रांच दिया पतंजलि योग ट्रस्ट का, जिसको वो चलाते हैं। तो एक हाथ से आप देते हैं, एक हाथ से लेते हैं। क्या ये सच है? कर लो। पहली बात तो यह है कि उनको कोई ब्रांच नहीं दिया गया है। पहली बात, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको लगा लीजिए। चलाता कौन है फिर? यूके का जो आपका ट्रस्ट है उसको। तो ट्रस्ट को चलाना, ट्रस्ट को बिजनेस है क्या? वही चलाते हैं ना, वही दोनों चलाते हैं। उस ट्रस्ट में लॉस होता है, उस ट्रस्ट में खर्चा होता है, आमदनी कम खर्चा ज्यादा।
इस तरह का ट्रस्ट चलाते हैं हम। लेकिन ट्रस्ट वो चलाते हैं, यानी स्कॉटलैंड में द्वीप बाबा जी का, और उनको ट्रस्ट आपका, ताकि यूके में उससे अरे पैसे बने। वहां जा करके एक बार देख लो जरा। वहां पर दिन में पंछी उड़ते हैं, रात में तेज हवाएं चलती हैं समुद्र के बीच में। वहां उसको चलाने के लिए हर महीना हजारों डॉलर चाहिए। वहां आमदनी चवन्नी की नहीं होती है। आप कैसी बात कर रही हैं? कौन सी बिजनेस की बात कर रही वो है? तो योग है। ये राजनीति में उलट पलट योग क्या चल रहा है? आप मोदी के साथ हैं, मोदी के खिलाफ हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अचानक कुछ ऐसी बात कह दी, लगा पता नहीं मोदी के साथ है कि नहीं। आप हैं साथ में, नहीं है साथ में, या कोई दूसरा ही यहां पर मसौदा तैयार हो रहा है? देखिए, हमारा कोई ये सौदेबाजी का काम नहीं है। दूसरी बात, जिस टाइम्स ऑफ इंडिया के गलत रिपोर्ट के आधार पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने कभी भी मीडिया का अनादर नहीं किया है। हमने 2 व्रत लिए हुए हैं, मीडिया वालों के साथ और बाबाओं के साथ नहीं उलझना। लेकिन मुझे उस दिन कहना पड़ा, 50 पत्रकारों के बीच में मैंने बात कही। मैंने कहा था मोदी ही भारतीय राजनीति में एक विकल्प है। उसने छाप दिया कि मोदी प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी में। मैंने दूसरा उसमें कहा था कि अति उत्साह में बीजेपी को करप्ट लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। अब ये 2 बातें मैंने कही। अब अति उत्साह को ये कह करके कि मोदी प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी में, और वो बीजेपी के लिए कहा था जिस संदर्भ में कहा। अब इस तरह से गलत रिपोर्टिंग को आधार बनाकर कोई प्रश्न पूछा जाए, उसका क्यों? ठीक है, वो रिपोर्ट गलत है, लेकिन आप अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं या नहीं? देखिए, मेरी अपनी कोई पार्टी होती या मुझे किसी को कैंडिडेट ही बनाना होता तो मैं अपनी पार्टी आराम से बना सकता था। और इस देश में आज हमारे लाखों कार्यकर्ता, 650 जिलों में 5000 से ज़्यादा तहसीलों में, लाखों गांवों में हमारा संगठन है, करोड़ों हमारे समर्थक हैं। और उसमें मैं पूरा खुलासा इसका शायद किसी दिन कर दूंगा। शायद देश में 1-2 राजनीतिक दलों को छोड़ करके शायद एक ही बचे कोई। सबसे बड़ा वोट बैंक है हमारा ऑफिशियल तौर पर। मैं आपको सारे डेटा दूंगा। यदि मुझे किसी को प्रत्याशी बना होता तो 10-20 को क्यों, मैं तो 543 बना सकता था। आपको ठगा नहीं गया? ऐसा देखो, हमने देखा कि इस समय देश एक राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अब देश को एक पूर्ण बहुमत वाली, अनुभवी, ईमानदार, स्थायी और मजबूत सरकार चाहिए। ऐसे में लोगों का और कहीं विश्वास डगमगाए नहीं, इसलिए हमने इस समय कोई नया राजनीतिक विकल्प न बनाने का फैसला किया। और जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, हमने कहा कि भाई अब मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में 2 शब्द हैं, एक राज, एक नीति। राज जो है नीति के होना चाहिए, पॉलिटिक्स पॉलिसीज के लिए होनी चाहिए। और देश बनता है नीतियों से, नेतृत्व से और नीयत से। एक आप नीति बदलते हैं तो पूरे देश की फिजा बदल जाती है। एक छोटा सा कानून बनाने की जरूरत है कि काले धन को हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते हैं और उसको लाने के लिए 5 इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। हम इस पे आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। आपको ठगा नहीं गया? जवाब नहीं आया। चुनाव में टिकट वितरण को लेकर आपको ठगा नहीं गया? ये क्या ठगना, ठगाना, ये चुनाव आप इसके ऊपर है में टिकट वितरण ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बाबा रामदेव, आपको पता है इस देश में जो पार्टी सत्ता में है उसके पास कितने वोटर उन्हें वोट दिया था 2009 में? उसको करीब 12 करोड़ के आसपास लोग, उससे भी कम। 12 करोड़ तो आपका योग सीखते हैं इस देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए आपको ठगा नहीं गया। आपकी बात नहीं, 16 सीटों पर उम्मीदवारों की बात आपने कैंडिडेट्स को रखा। अब पता नहीं कोई 16 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई कितने 40 थे? आप बोल रहा है। ईमानदारी से बताइए ना। हम मान रहे हैं कि आप ईमानदार है। देखिए यहाँ पर हम बड़ा ऐसा है, देखिए, साफ तौर पे बताना चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में बेईमानी की हुई नहीं और कभी भी झूठ नहीं बोला है। जो भी बोला है सच बोला है, बेबाक बोला है, और आज भी बोल रहा हूं। हमने केवल एक पार्टी का प्रश्न क्यों, ये जब भी कोई प्रश्न आता है तो हम कोई ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखाई दिया कि ये व्यक्ति अच्छा है और इसको राजनीति में, अब हमने वीके सिंह जी को टिकट देने के लिए बोला, क्या खराब कर दिया? जिसको मिल गया, जिसे नहीं मिला उसका जिक्र सुनिए ना। हमने सतपाल जी है, हमने कहा कि भाई एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है, हमारे संपर्क में करीब 20 सालों से थे। हमने कहा ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं, मैं आपको एक लंबी लिस्ट बता सकता हूं। यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि व्यक्तियों का, प्रश्न यह है कि राजनीति में यदि अच्छे लोगों की भागीदारी होती है, माना कि इसमें कुछ खराब लोग भी आएंगे, लेकिन जब देश में नीतियां सही हो जाए तो कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति, गलत व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और
अच्छे व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। ये रोशनी आपके आभा मंडल में अचानक कैसे आ गई कि नरेंद्र मोदी ही सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार है, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा काम करने वाले, लाजवाब प्रशासक है? कैसे? वही देश को बचाएंगे? मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी से करीब 5 साल पहले बात की। व्यक्तिगत तौर पर मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहूँगा। मुझे जैसे एक इनोसेंट आदमी होता है ऐसे दिखे, लेकिन देश के लिए जो समझ चाहिए और बड़ा काम करने के लिए जो साहस चाहिए और एक जो भगवान की दी हुई एक प्रतिभा होती है। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग पुरुषार्थ करके महान बन जाते हैं, कुछ लोग महानता के नाम पर थोप दिए जाते हैं। तो मुझे लगा यह कुल खानदान के नाम पर थोपा हुआ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति देश नहीं बना सकता। मैं प्रियंका जी से भी मिला, मुझे उससे 100 नहीं 1000 गुना अच्छी लगती है प्रियंका। यदि वो राजनीति में होती तो शायद क्यों इस खानदान का ये हश्र नहीं होता। क्यों अच्छी लगती है? उसमें प्रतिभा है। क्या प्रतिभा देखी आज तक आपने? उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज को समझने का और इस पूरे देश को भी समझने का उसमें सामर्थ्य, थोड़ा वो पुरुषार्थ करे तो राजनीति में इतिहास बना सकती थी। और अभी भी संभावनाएं पूरी मिटी नहीं है, लेकिन पुत्र मोह बड़ा खतरनाक होता है साहब। यानी प्रियंका होती तो रामलीला मैदान में आप नरेंद्र मोदी पर आपने मुझे नहीं बताया कि लाठियां तो भांज लें, वो गोलियां चला लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रियंका गांधी होती तो क्या कर लेती हैं आपके लिए? प्रियंका गांधी होती तो मोदी नहीं आ पाते, क्या आप कुछ ऐसा कह रहे हो? देखिए, मोदी जी का उदय तो ये पिछले 5 वर्षों के अंदर उनका एक बड़ा आभा मंडल बना। उसमें जो है उनका एक साहसपूर्ण व्यक्तित्व, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का उन्होंने जो एक प्रयोग किया और माना कि उनसे कुछ भूलें हो सकती हैं, वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन एक इंसान के नाते वो व्यक्ति रात दिन पुरुषार्थ करता है, उसमें जज्बा है, उसमें साहस है और वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। इसलिए गरीब की पीड़ा को देखने के लिए उसको राहुल गांधी की तरह झोपड़ियों में जाने की जरूरत नहीं। हम लोग झोपड़ियों में पैदा हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हैं, उसने गरीबी को जिया है। 80 करोड़ लोग झोपड़ी में पैदा हुए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जो है रामदेव जी वो जो है पिकनिक के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए। गड़बड़ी मत कीजिए। इस देश में सिर्फ 0.1% लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिसका जिक्र आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सरीके इस देश में 80 करोड़ लोग हैं, झोपड़ियों में पैदा होते हैं, इसी तरीके से जीते हैं। गुजरात का मतलब सिर्फ 2% लोग हैं इस देश में। कौन सा कमाल कर दिया नरेंद्र मोदी ने और क्या आपने प्रियंका में देख लिया? ये जो फरेब है और शपथ पत्र लेकर जब आप बैठते हैं, देखिए देश की राजनीति आपको इसलिए पसंद करती है क्योंकि आपने एक योग सिखाया, तो आज भी सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाएंगे। और ये योग और कल भी और इस योग महोत्सव 23 मार्च को जिन शहीदों को अभी शहीद नहीं मानती केंद्र सरकार, उनकी याद में हमने कदम उठाया कि योग भी कराएंगे, देश भी बचाएंगे। अगर हम कहें कि छल करते हैं आप, हम आपको ले जाना चाहते हैं जरा। अंजना देखो, गलत बात नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने छल नहीं किया। मैं शब्द बदल देती हूँ, लेकिन इस पूरे वाक्य को आप सुनेंगे तो जो जनता पहुंची थी रामलीला मैदान में 4 जून को, जिन्हें वहां पर बैठना था आपके साथ अनशन पर, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें थी। लेकिन जब बाबा रामदेव 1 जून को एयरपोर्ट पर आए और इस सरकार के 4 मंत्री गए आपसे मिलने के लिए, अंदर की डील हुई, बात हुई, शाम के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कपिल सिब्बल ने, चिट्ठी दिखाई देश को कि ये देखिए ये तो फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं बाबा रामदेव। जो लोग बाहर खड़े हुए थे उन्हें लगा कि वो छले गए हैं। देखो ऐसा है, तो ये सवाल लाजमी है। देखो अंजना, पहली बात तो ये है कि 4 जून को तो शायद आपने जो है 2-3 किलोमीटर की लाइन देखोगे। आज देख लीजिए, मैं 1 साल से नहीं 25 साल से जनता के बीच में, और आज भी 1-1 लाख लोगों की रोज सभाएं करता हूं। आज भी अभी सुनिए आप, जहां तक आप कह रहे हैं कि आप एक फिक्स डील की बात कह रहे हैं, हमने उस पत्र में भी, जिस पत्र की बात कर रहे हैं, काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। और समझौता किया होता ना तो फिर जो है तोड़ने की बात लिखी कैसे गई थी? अरे सुनो तो सही, यदि समझौता किया होता ना तो आज कांग्रेस से बैर नहीं होता। आज जैसे 4 जून से पहले बाबा उनको सबको भगवान नजर आते थे, आज भी वो शैतान नजर नहीं आते उनको। हमने ना यूपीए के सामने समझौता किया, ना एनडीए के सामने समझौता करेंगे। अपने जिन
मुद्दों को लेकर के, जिस आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, पॉलिसीज को लेकर के हम पहले डटे हुए थे, आज भी डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। कांग्रेस से बैर तो इस वजह से भी हो गया कि उन्होंने आकर पूरी जनता के सामने वो बात रख दी, आप उन्हें वापस नहीं स्वीकार सकते थे। लेकिन एक बात बताइए कि आपको अपनी जिंदगी का इतना डर क्यों लग गया कि आप वहां से बचकर भागे? देखिए आप श्वेता, आप लोग ना चीजों को ठीक ठीक समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर ऊपर से देखना ये मीडिया का काम नहीं है, आप चीजों को गहराई से समझिए। आप कांग्रेस, मैं किसी खानदान का या किसी पार्टी का विरोधी नहीं, लेकिन आप इसका इतिहास देखिए। इस कांग्रेस ने देश के लिए कौन सा ऐसा बुरा कर्म है जो नहीं किया, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक दृष्टि से। और एक व्यक्ति को इनको खिसकाने में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति को, चाहे वो और तमाम कितने ही प्रश्न हैं, मैं यहाँ कोई ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, एक खूनी खानदान है, एक लुटेरा खानदान है, विदेशी खानदान इसलिए नहीं कहा जा सकता अभी क्योंकि ठीक है, खूनी खानदान तो कितने लोगों के खून करवाए, कितने लोगों के कत्ल कराए। किस किस के करवाए? अरे मैंने अभी नाम तो बोल दिया और बोल देता हूँ। उन जो है 1967 में कृपाति जी महाराज के नेतृत्व में गो हत्या बंदी के लिए यहाँ पर हजारों संत आए, 250 संतों को गोलियों से भुनवाया। आप इस खानदान के इतिहास को नहीं जानते? ऐसा है, देखो आज भी यदि हम डरते तो ये काम ही नहीं करते। पहले भी 4 जून से पहले कोई बाबा कमजोर नहीं था, जिसको कहते हैं कि बाबा का एम्पायर, बाबा के पास 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, अपनी जमीन पर अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हूं। उससे पहले भी जिसको कहते हैं बाबा का एम्पायर, अरे हमने करोड़ों लोगों के लिए योग, आयुर्वेद, जो सरकारें नहीं कर सकी वो काम किया। वो एम्पायर हमारा 4 जून से पहले भी था और आगे भी इस देश को का एम्पायर बढ़ाने के लिए, इस देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई हमारा मुद्दा, कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए ऐसा है बाबा जी, आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। मुद्दों के साथ खड़ा हूं, देश के साथ खड़ा हूं, न्याय, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए खड़ा हूं। नरेंद्र मोदी के पीछे संघ परिवार है। हम 1 मिनट, चूंकि आपने एक बहुत बढ़िया तकरीर की है यहाँ पर, सांस्कृतिक तौर पर आज़ादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी की हत्या को लेकर सरदार पटेल ने जो प्रतिबंध लगाया था संघ पर, वो पहली सांस्कृतिक हत्या इस देश में थी। सामाजिक तौर पर समाज को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर गुजरात में जो खेल खेला गया, वो सामाजिक तौर पर, खुले तौर पर इस देश में किसी भी स्टेट के जरिए करने वाली दूसरा खेल था जो पहली बार सबको नजर आया, दूसरी हत्या थी। इसीलिए वाजपेयी को राजधर्म का जिक्र करना पड़ा। राजनीतिक तौर पर पहली बार इस देश के भीतर यह भी नजर आया कि पूरी की पूरी जांच एजेंसियां खड़ी होती हैं अपने सीएम के खिलाफ, और सीएम एक एक करके सबको बाहर करते चला जाता है, और जो उनके साथ खड़ा होता है उसे मंत्री बना देता है, चाहे कितना भी आरोपी हो। अब सवाल बड़ा सीधा है, आप बहुत शानदार कपाल भारती करते हो, आप बहुत शानदार तरीके से इस देश को कुछ सीख दे रहे थे, झटके में आपने जो पाला बदला, झटके में जिनके पीछे खड़े हो गए। बाबा रामदेव जी, आपको नाम बदलना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति आ गई। आप समझिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। बात क्या कह रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं के लिए नाम बदलो, इसलिए कह रहे हैं, कौन सा बदनाम होने का इसलिए कह रहे हैं, मैंने देश के लिए काम किया, करूंगा, इसलिए कह रहे हैं। कल्पना करनी शुरू कीजिए। आप वाजपेयी अगर 272 का आंकड़ा नहीं कीजिए, विषपान मत कीजिए। विषपान, अगर 272 का आंकड़ा नहीं छूता है, आप कल्पना कर सकते हैं जो शख्स अपने आदरणीय अडवाणी जी को दरकिनार कर देता है, जो शख्स हाशिए पर ढकेल देना चाहता है अपने सीनियर मुरली मनोहर जोशी को, जो जसवंत सिंह को दरकिनार, क्या है ये कौन सी संस्कृति है? मैं आपको सिलसिलेवार उत्तर, हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्यों साथ खड़े हैं आप? मैं 3 प्रश्न, जो आपके बड़े 3 प्रश्न है। एक बात, मोदी जी ने मुझे खड़ा नहीं किया, मुझे बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, मुझे संघ परिवार ने खड़ा नहीं किया। आज भी न मैं संघ का सदस्य हूं, न बीजेपी का सदस्य हूं, और न मोदी से कोई जाति मजहब के कारण उनके साथ खड़ा हूं। जिन्होंने मुझे खड़ा नहीं किया, मुझे वो गिरा नहीं सकता। एक बात का ये उत्तर सुन लीजिए, मुझे किसी कॉर्पोरेट हाउस ने खड़ा नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी खानदान ने खड़ा नहीं किया। मुझे कोई विदेशी पैसे और पुरस्कारों से पोषित होकर के मैं बड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने महात्मा गांधी और उनकी हत्या का प्रश्न उठाया, उसका निर्णय हो चुका है, उसमें संघ कहीं दोषी नहीं था। मैं यहाँ कोई संघ का नुमाइंदा बनकर के नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की तरह से इसमें भ्रम फैलाया गया। डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के और भागवत जी तक को उनको मैंने पढ़ा है, इनको मैंने देखा है। ये आतंकवादी लोग नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोग हैं। उनसे कोई भूल हो सकती है,
वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, निर्णयों के स्तर पर। वो किसी से भी हो सकती है, पत्रकार से भी होती है, कि इंसान से भी होती है। और मैं कहता हूं इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे कोई भूल ना हुई हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं महात्मा गांधी की हत्या, और आप देखिए महात्मा गांधी जी का मैं पूरा आदर करता हुआ एक बात कहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह जिनकी याद में हम, जिनको आज तक केंद्र सरकार शहीद नहीं मानती है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, तमाम, हमने कहा कि उनको शहीदी का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए। महात्मा गांधी जी चाहते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह की फांसी टल सकती थी, तो क्या इससे महात्मा गांधी को अपराधी मान लो कि उन्होंने उसकी हत्या करी? उसकी हत्या तो अंग्रेजों ने की थी, लेकिन उन्होंने एक भूमिका निभाई। ये आप जहां पहुंच रहे हैं उस पर बात करें। अगली बात, एक मिनट, एक प्रश्न और उत्तर उसका दे देता हूं। तो किसकी हत्या किसने करवाई, इसको लेकर के आप संघ को आप एक आतंकवादी और अपराधी संगठन की तरह मत प्रस्तुत कीजिए। उसकी यदि किसी व्यक्ति ने गलती की है तो व्यक्ति की बात कीजिए। संगठन में हजारों लोग हुए हैं, हजारों लोग हुए संघ में जिन्होंने प्रामाणिकता से इस देश की सेवा की है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अब लास्ट आपने जो ये बीच में जो प्रश्न पूछा है कि सरकारों के संचालन का, जांच एजेंसियों का, इस देश के लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को किसने कठपुतली बनाया? मैं आपके सामने बैठा हूं, 1000 झूठे मुकदमे लगाए गए। 1000 कितने होते हैं पुण्य प्रसन्न भाई? यदि आपके ऊपर लगे ना तो एंकरिंग करना भूल जाओगे, सुबह से शाम तक कोर्टों के चक्कर काटते रहोगे। मैं सीना तान करके देश के लिए लड़ रहा हूं। आप योग इसीलिए भूल गए ना? योग नहीं भूला, योग करा रहा हूं। कल रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में करा रहा हूं। सुबह सुबह योग कराता हूं 5 से 8 दिन में, कहता हूं कर्मयोग करो और चुनाव के समय राजयोग करो। कहां गलत हूं? लेकिन जिस मोदी के साथ आप खड़े व्यक्ति, या आप यदि दंगों की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, तो आप इसमें कांग्रेस को जिम्मेदार पाएंगे। अरे देश जब आजाद हुआ था 10 लाख बेगुनाह लोगों की मौत हुई। आज इस देश के अंदर भूख, कुपोषण, हंगर, मेलन्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ ट्रीटमेंट एंड पॉवर्टी के कारण से 1 करोड़ लोगों की पुण्य प्रश्न भाई मौत होती है। 1 करोड़ लोगों के लिए मौत के लिए गुनहगार कौन है? आप युद्ध में मौत कराते हैं, दंगों में मौत कराते हैं, जिस को भूखों मारते हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसकी पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है? स्वामी जी, ये मोदी मार रहा है। आप योग सिखाते हैं लेकिन कई बार लगता है कि गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कई बार। आप लोग प्रश्न पूछो तो प्रसाद, और जो बाबा उत्तर दे तो अभिशाप। आप तो योग गुरु हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण, ज्ञान पूर्वक गुस्सा होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक आप अनेक होना चाहिए। भगवान राम जी ने गुस्सा नहीं किया होता तो क्या ताड़का और रावण मरते, पूतना और कंस मरते? यदि भगवान किसी गुस्सा नहीं करते। ज्ञान पूर्वक गुस्सा करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक लोभ करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, मोह करना चाहिए। चलिए सवाल सुनिए। नरेंद्र मोदी, आपने कहा आप न्याय के साथ खड़े हैं, लेकिन ये देश ये भी मानता है के पीछे क्यों पड़े? आपका क्या बिगाड़ लिया? फिर गुस्सा गया। हम तो पत्रकार हैं सर, सवाल करेंगे। हमारा ये हक है, फिर से करेंगे आपसे। नरेंद्र मोदी जिसके साथ आप खड़े हैं, आप 84 और बंटवारे तक पहुंच जाते हैं। 2002 आपको याद नहीं आता। आप कहते हैं आप न्याय के साथ हैं, लेकिन देश कहता है कि सबसे बड़ा अन्याय 2002 में हुआ था। मोदी ने मरवाए थे, वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। दंगा मुख्यमंत्री नहीं करवाता है, दंगा व्यक्ति नहीं कराता है, दंगा एक सोच करवाती है। और वो सोच है विभाजन की, वो सोच है एक विषैली विचार की। और वो विशाला विचार जहां होगा वहां दंगा होगा। वो गुजरात हो, वह उत्तर प्रदेश हो, वो सोच चाहे वो क्यों है? चाहे वो जो है सिख दंगे दिल्ली के हो, वो सोच पनपती क्यों है? वो सोच तब पनपती है जब व्यक्ति के भीतर की मानवता मर जाती है, जब उसको जाति और मजहबों के नाम पर उसके भीतर एक उन्माद घोल दिया जाता है। पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो जहर होता है वो उन्माद का होता है। और प्रशासन मूक दर्शक बना रहे। ऐसा मतलब ये, अब मैं इसमें 2002 के ऊपर ज़्यादा डिबेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब उसमें हिंदू कितने मरे, मुसलमान कितने मरे, कब किसने क्या किया, अब 2002 के बाद क्यों नहीं हुए? सांप्रदायिकता एक तरफ है। 2002 के बाद दंगे क्यों नहीं हुए? आप बताओ। आप कहते हैं सारी पार्टियां सांप्रदायिक। कहां पर? गुजरात में। आप गुजरात में दंगे क्यों नहीं हुए? बोलो ना भैया। कई छोटे-छोटे इलाकों में, हम इलाकों में जब जाते हैं, जिन इलाकों में, तो उन इलाकों में लोगों के भीतर का जो आक्रोश है, उन्हें पहली बार समझ में आया कि इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए हैं। इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करने का आप वो बिल्कुल पॉलिटिकल हो गया। यदि आप आरोप लगाते हैं तो यह ये पूरे देश का हाल है। देखिए मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ, गुजरात में भी यही हुआ, तो मलियाना में भी यही हुआ, मुजफ्फरनगर में, भागलपुर में भी यही हुआ। मोदी ने करवाया? नहीं, मोदी ने नहीं कराया। हम बता रहे हैं हर कोई एक सरीखा है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं इसमें आप एक मानसिकता दंगे कराती है। मैंने देखो, मैंने इतने समय एक कोई चुन लिया, इसलिए ये सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं देवबंद में गया,
आपने देखा होगा करीब 10-15 लाख मुसलमानों को हजूम था, और मैंने वहाँ जाकर के क्या कहा, पहला हिंदुस्तान का फकीर होगा जिसकी करोड़ों की फॉलोइंग है, और जहाँ करके मैंने वहाँ कहा तारीफ है इसके लिए। आप ना सिर्फ देवबंद में गए, लोग नहीं जानते होंगे, आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गए। वहाँ भी गया, वहाँ भी और आपने यहाँ मुसलमानों के, हाँ यूनाइटेड नेशंस में गया, और यहाँ मुसलमानों के एक संगठन ने मुझे दिल्ली में भी बुलाया। मैंने वहाँ पर भी उनको कहा भाई इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, आरक्षण का भी प्रश्न है तो जो भी गरीब है उसमें जाति और मजहब नहीं देखना चाहिए। मेरे ऊपर बहुत आरोप लगे, जो कट्टरपंथी लोग हैं मुझे पसंद नहीं करते पुण्य प्रसन्न भाई, आज भी कह रहा हूं आपको। मैंने वहां जाकर के कहा देवबंद में, हाँ हिंदुओं में भी कट्टरपंथी मुझे नहीं पसंद करते। मैंने मंदिर और मस्जिद की ना कभी बात की, ना कर रहा हूं, ना करूंगा। मैंने देश की बात की है, और मानवता की बात की है। और सुन लो मेरे भाई प्रसन्न भाई, वहां जाकर मैंने बोला था हम सबकी पूर्वज एक है, हम सबका खून एक है, हमारे खानदान एक है। पीछे जाकर के देखो, और जिसको भगवान कहा जाता है वो भी एक है। किस बात की लड़ाई? और मैंने सबको जोड़ा है, योग का काम जोड़ना है, और आपने कहा कि मैं और जोड़ूंगा, मैं एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा सबको। उत्तर प्रदेश देखिए, वहां शिवसेना तो बीजेपी के खिलाफ खड़ी, ये बाबा रामदेव जो दूर खड़े हैं और कहते हैं मैं सबको एक साथ रखूंगा, कांग्रेस को हटाने के लिए मैं सबको एकजुट करके लड़वाऊंगा। नहीं, इस बार श्वेता अभी जो है, ऐसे तो 67 साल बीत गए, अभी आज़ादी की स्वाधीन भारत में एक बहुत बड़ी घटना 1.5-2 महीने बाद होने वाली है। कितनी सीटें? वो घटना ये होगी, आप लोगों को ना अंडर करंट नहीं पता है। आप लोग ना स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं और पब्लिक के बीच, अरे अब आधे को तो आप बोलने दो ना। अब पुण्य प्रसन्न भाई स्टूडियो में रहते हैं, आप मैदान में भी जाते हो, वहाँ राज तिलक भी करते हो आप। अब बात ये है, मैं आपको कह रहा हूँ, देखो 2 बजे एक होता है जो है, एक इलीट क्लास की भीड़ होती है, फिर एक होती है स्टूडियो की भीड़ होती है, एक आम आदमी। हमने इस देश की गली गली 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, और उसमें देखा है इस समय जो मीडिया में परसेप्शन है उससे ज़्यादा परिणाम आने वाले हैं। इसमें थोड़ा बीजेपी थोड़ा भूल नहीं करती, थोड़ा और कैंडिडेट और बेहतर उतारती तो और अच्छा होता। लेकिन फिर अब लोग ये मान रहे हैं कौन कर रहा है ये गलती? राजनाथ सिंह कोई साबोटाज तो नहीं कर रहा कोई मोदी जी की लहर को, मोदी जी की लहर को कोई साबोटाज तो नहीं कर रहा राजनाथ जी टिकट बंटवारे में? मेरा उत्तर तो देने दो। तो अभी आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है इस सब कुछ को बदलने का। तो कहते हैं भैया देखो, नीतियां तो बनानी होंगी नेतृत्व को। नहीं, आपने टिकट बंटवारे पर कहा, उस पर मैं वापस जाना चाहती हूं। कौन गलतियां कर रहा है टिकट बंटवारे पर? यदि कोई भूल चूक भी हो गई है तो वहां 300 आदमी भेजो। मैं आपको बोलता हूं 300 को टिकट मिला। बिल्कुल। मैंने कब बोला? अभी मैंने बोला कुछ भूल ना करती, कुछ भूल। हाँ, कौन कर रहा है भूल? कब किसी? अब मैं ये कैसे सर्टिफिकेट दे दूंगा? कोई भूल, मुझसे भी भूल हो सकती है, मुझसे भी भूल हुई है, आगे उसका कोशिश करेंगे। क्यों कहा था आपको आप भटके हुए हैं, पता है? अरे सुनो ना भैया, आप सुनो ना भैया। अरे जो है ये भटक तो सारी दुनिया ही रही है। हम यहाँ बैठे हैं, ये धरती भी घूम रही है, ये स्टूडियो भी घूम रहा है, आपकी कुर्सी भी घूम रही है। सुनो मेरे भैया, पुण्य प्रसन्न भाई, और चीजें घूमती हैं, दिखती नहीं, जैसे कांग्रेस ने पूरा देश लूट लिया और दिखता नहीं। अब बात सुनो, आपने पूछा कि होगा क्या नजारा। मुझे पूरा विश्वास है करीब 300 के आसपास सीटों पर मोदी जी और उनके समर्थक लोग आएंगे। 300 के आसपास। ये एक, अब कुछ ज्यादा दिन में भविष्यवक्ता नहीं हूं मैं, तो वैसे भी तंत्र मंत्र यंत्र ढोंग पाखंड भूत प्रेत का विरोधी हूं। मैं हमेशा विज्ञान की बात करता हूं, मैं धर्मांधता की बात नहीं करता। किन राज्यों में, चूंकि आपने कहा, तो किन राज्यों में? गिन ले ऊपर के राज्य, भविष्यवाणी करके गए कि 2014 से 20 तक हिंदुस्तान में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। और अब वो वहां पर पैदा हुआ आदमी देखो, ये भविष्यवाणी करके गया। और बाकी कांग्रेस का पता हालत क्या होगी? पुण्य प्रसन्न भाई, आप तो बहुत पॉलिटिकल एनालिसिस करते हो, अलग अलग तरह की सर्वे, ओपिनियन पोल, ये वो फलाना ढिमका। ये 50-60 सीटों पर कांग्रेस से बैठ सकती है। और तमिलनाडु में कौन बीजेपी को वोट कर देगा? तमिलनाडु में कहाँ कांग्रेस आएगी? सुनो, अब कुछ राज्य तो बताइए ना कि 300 सीटें कहाँ से? भटकाइए मत, भटकाइए मत, इसलिए ना भटकाइए। इमरजेंसी के बाद इस देश ने भीड़ देखी है। जेपी के मूवमेंट में इस देश ने देखा है, अयोध्या आंदोलन के समय 10-10 लाख की भीड़, मोदी नाक रगड़ के रह जाएं उतनी भीड़ नहीं आ सकती है। वीपी सिंह की भीड़ इस देश ने देखी है। अब किस अंडरकरंट की बात कर रहे हैं? लेकिन जो आंकड़ा बात कर, फिर जनाब आप जिस साधारण आदमी की बात कर, अरे मैं साधारण आदमी की, वीपी सिंह और अयोध्या आंदोलन में कौन लोग थे? कौन का 10 लाख की भीड़? आप बताइए, क्या आपने देखी है कहीं पर 10 लाख की भीड़ नरेंद्र मोदी की रैली में? मैं तो रोज एक हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो 12 करोड़ लोगों की भीड़ देख चुका हूं। आपने वो भीड़ योग में देखी है। हम इस पॉलिटिकल मैदान की बात कर रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आपकी साख बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वस्त्र आपने जो पहना, ये सिला हुआ है कहीं से? ये सिला हुआ कहीं से भी नहीं है। ये वस्त्र कौन लोग पहनते हैं?
सन्यासी पहनते हैं। सन्यासी ही नहीं, जो अग्नि देकर आता है ना उसको भी तुरंत यही वस्त्र पहनाया जाता है, ठीक है? लेकिन आप अपना जीवन कैसे जीते हैं? आपके पास कौन सी गाड़ी है? मैं या तो बोलेरो में बैठता हूँ, हाँ, या स्कॉर्पियो में बैठता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे हर दिन करीब 500 से 1000 किलोमीटर ठीक है, यात्रा करनी पड़ती है। स्वदेशी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, लग्जरी लाइफ नहीं जीता हूँ, कभी इस एयर कंडीशन का यूज नहीं करता हूँ। एयर कंडीशन तो बहुत दूर की बात रही, कूलर भी नहीं चलाता हूँ, ठीक है। जमीन पर दरी बिछा के, जितनी ये हार्ड जमीन है ना, ऐसी जमीन पर सोता हूँ। 17 सालों से अनाज तक भी नहीं खाता, कुछ सब्जी मिल जाए, 1 गिलास दूध मिल जाए, वो खा करके जीता हूँ। बहुत श्रेष्ठ है। और कभी जिंदगी में न सत्ता का लोभ रखा, न संपत्ति। सत्ता, संपत्ति, संभोग, सुविधाएं, सम्मान के लिए नहीं, सेवा के लिए, देश के लिए। पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव आएगा, जो पहला प्रस्ताव काले धन को लेकर आएगा, ये आप ही के साथ शख्स खड़ा हुआ था, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में जंतर मंतर पे। तो हमें तो ये भी याद है कि आप ही के हस्ताक्षर की आप ही ने खड़ा किया था। चलिए, आपने कह दिया, अच्छी बात। 14 नवंबर 2010 को हाँ, आपने देखा होगा, इन लोगों को पब्लिक नहीं जानती थी। हमने 25-30 हजार के पब्लिक लेके आए। दूसरी बार अन्ना हजारे जी को, आप सब साक्षी हैं, मैंने बगल में खड़े को, क्योंकि उनका कद छोटा है तो उनके लिए मैंने एक पाटा मंगवाया था और अपने बगल में खड़ा करके उनको बताया था कि ये महाराष्ट्र से आए अन्ना जी, इनको अपने को साथ देना है। उन्होंने कहा था हम बाबा जी के सैनिक हैं, इनके साथ में युद्ध लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने कहा था बाबा जी के नेतृत्व हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये रिकॉर्डेड बयान है। नहीं, इतना ही नहीं, हम एक चीज और बता दें। थानेदार से हमने पूछा कि ये किसने, किसके हस्ताक्षर से मैदान दिया गया, तो सबने कहा कि बाबा रामदेव को हम लोग जानते थे और किसी को तो जानते नहीं थे। लेकिन हमारा सवाल जरा सा हट के इसलिए है, और शीला दीक्षित के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। बिल्कुल सही, ये भी सही आप कह रहे हैं। वो जो लोकपाल था उसमें पहले हस्ताक्षर मेरे थे। केजरीवाल के शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर कर, उसमें हस्ताक्षर पहले मेरे थे। तो ये आपके शिष्य को क्या हो गया जो एक नंबर स्विस बैंक का उछालने लगा? क्या प्रस्ताव में उसका जिक्र होगा? ऐसा है, देखो, स्विस बैंक के, स्विस बैंक नहीं, सारे एक स्विस बैंक तो मैंने कहा छोटा सा है। उस शिष्य को क्या हो गया? भटक गया है वो क्या? आप समझाइए ना। नहीं, हम क्यों समझाएं? आप भटका, आप ही ने खड़ा किया। देखो, आप ही ने खड़ा किया उसे। मैं तो बहुत सलाह दी। वैसे लोग कहते हैं कि आप भी हमसे सलाह लेते हैं, सही है क्या? हाँ, सही है, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। स्विस बैंक, मैं अगली बात कह रहा हूँ। स्विस बैंक का नंबर उसमें जिक्र होगा उस प्रस्ताव में। हम बनारस जा रहे हैं, देखिए इन्होंने एक सवाल खड़ा किया। बनारस अंजना, बनारस आप बहुत देर हो गया, आप ये प्रश्न पूछे जा रहे हो, मैं प्रश्न पूछता हूँ। बनारस केजरीवाल जी भ्रष्टाचार सर, या तो हम योग सिखा लें, आप पत्रकारिता कर लीजिए। मैं दोनों काम करूंगा। केजरीवाल जी जो है शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं, जो है क्या नाम है अभी इसके, सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों लड़े? सारे घोटालों के तो मूल में वही है। कलमाड़ी के खिलाफ, कनमोजी के खिलाफ, पवन बंसन के खिलाफ, कपिल सिब्बल जिसको सबसे ज्यादा गालियां दिया करते थे, उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़े? वहां जाकर के टपका कि मैं देशभक्ति और ईमानदारी की राजनीति करना चाहता हूं, और देशभक्त ईमानदार आदमी के साथ जाके ताल ठोक दी। ठीक है, सिर्फ मोदी को पराजित तो होंगे, प्रधानपंत्री बने, एक बात ठान लिया, पता नहीं क्या इस देश के वो तो खुल के कह रहे हैं राजनीति। केजरीवाल हो, पत्रकार हो, मोदी, अरे मोदी कोई आतंकवादी है क्या? मोदी और केजरीवाल दोनों की बात कर लेते हैं ना, आमने सामने खड़े हैं, क्या होगा वहां पर? देखिए, इसमें अंजना सर, बनारस पे सवाल ही नहीं सुना आपने मेरा। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो विकास, न्याय और महानता की आप जो परिभाषा बार बार बता रहे हैं, देवालय से ज्यादा शौचालय महत्वपूर्ण है, वो भाषण में कहते हैं, लेकिन देवालयों की नगरी चुनते हैं कट्टर हिंदुत्व का चेहरा सामने लाने के लिए, ताकि एक बार फिर उसी मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो और वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। ओम कश्यप, पहले तो आपके नाम के साथ ओम जुड़ा है तो क्या आप सांप्रदायिक हो गई, अपना नाम बदल दोगी क्या? मेरे साथ राम जुड़ा है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा? ये पुण्य प्रसन्न वाजपेयी होने से क्या ये जो है अधिनायकवादी हो गए? ये सब बातें गलत है। यदि भगवान शिव की नगरी है, ये हमारा गौरव है, वो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे, वहाँ के लोगों की इच्छा है, तो आप इसको सांप्रदाय, मैंने जहाँ राम कृष्ण शिव का नाम आ जाए, ओम नाम आ जाए, योग आ जाए, वो सांप्रदायिक हो गया सब? क्या मतलब हुआ? जो केजरीवाल नहीं कर सके वो बाबा रामदेव करेंगे मई के बाद। कपिल सिब्बल जेल में, प्रणब मुखर्जी तो देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे वो चारों को तो और बाकियों को जेल में जाना पड़ेगा। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, यदि कोई बीजेपी में भी भ्रष्टाचारी होगा ना, उसको जेल में जाना पड़ेगा। कोई भ्रष्टाचारी है क्या बीजेपी? मैंने बोला कि कोई बाई चांस कोई ऐसा उपचुक कर दे, बाद में भी तो कर सकता। अरे गंदगी कहां नहीं, अपने पेट में गू नहीं भरा क्या? गंदगी सब जगह होती है, पुण्य प्रसन्न बात भी, उसको सफाई करनी पड़ती है। कोई भी भ्रष्टाचारी, येदियुरप्पा को तो चिपका लिया मोदी, कोई भी भ्रष्टाचारी बच ना सके, कोई भी सदाचारी सताया ना जाए, इस देश को आगे बढ़ाया जाए,
और इतना महान देश जो कभी रोम, मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से खत्म करने से पहले वादा ले लें कि और भटकेंगे तो इधर नहीं, इस इधर बात से तो कैलाश नहीं मानसरोवर से भटकेंगे, लेकर के भूलेंगे तो जाओ नहीं। सुमित्रा, इंडोनेशिया, वियतनाम, इतना महान देश उसको बीजेपी के लोग भी जेल नहीं, जाएंगे देश- अगर वो भ्रष्टाचारी होंगे तो। देश बहुत महान था, आज भी महान है, इसको महान बनाना है। और जिन्होंने इस देश के साथ धोखा और गद्दारी कर इसको नीचे गिराया है, उनका सत्ता से पत्ता साफ करना है, तभी देश को इंसाफ मिलेगा। मौका मिले तो मंथन कीजिएगा, भटके नहीं हैं या भटका नहीं रहे हैं। हम ना भटके हैं ना भटका रहे हैं। जिन लोगों ने भटकाया है, इस देश को बीच अधर में लटकाया है, अब उनको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, देश को जगाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम प्रणाम आप सबको जिन्होंने आज चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी की जैसे किसी अपराधी को बैठा दिया है। आप राहुल गांधी जी का ऐसा इंटरव्यू करवाते तो बात समझ में आती। बाबा को लाके बैठा दिया। मौका बाबा मिले तो आप गुनहगार उन्हें कह नहीं। दीजिएगा, मौका मिले तो उन्हें कह दीजिएगा कि आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, फोन नहीं फाइल उठाते मोटी है हैं। हमारी, सबके खिलाफ है इसमें। अच्छा, मौका मिले तो मोदी जी को कहिएगा अगर यहाँ पर आके बैठ जाए। अब उनको थोड़ा ऊपर बैठाइए जिससे देश का कुछ बना। कटघरे में नहीं है। चलिए, शुक्रिया। प्रणाम।